नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। इस कार्यक्रम का नाम सुनकर अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि थोड़ा लंबा है और आपने थोड़ा पोएटिक क्यों रखा है इसका नाम। हमने नहीं रखा सर, हमने तो ये सोचा कि हम मुंह खोलने में बड़ी कंजूसी करते हैं। हम बड़े कई बार माफ़ कीजिएगा हिपोक्रेट होते हैं, जिसको हिंदी में आप कहें तो जो है अंदर वो नहीं कहते हैं, जो ऊपर ऊपर अच्छा लगे गुड़ी गुड़ी वो बोलते हैं, पाखंड करते हैं कई बार। तो युवाओं की इस पेशकश में जो युवाओं पर केंद्रित ये कार्यक्रम है, हमने सोचा कि ऐसे युवा हमारे साथ जुड़ें जो बोलें तो फिर ऐसा बोलें कि अरे मुंह तो खोलो, दही जम गया क्या मुंह में, बोलो ना यार खुल के। तो ऐसे युवाओं का समूह, और जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया तो हमें बहुत खुशी है कि इस देश का, इस प्रदेश का, चाहे मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो, यहाँ का युवा बहुत खुलकर बोलता है और अपनी बात बिना डरे रखता है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय ये है कि क्या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो वोकेशनल होने के चक्कर में इतनी ज़्यादा कमिटेड हो गई है नौकरियों और बेस्ट करियर को लेकर कि वो सिर्फ फोकस करती है, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी तो अब वो दिखाती है कि आपको आईआईटी में जाना है, आपको सीधे लीगल सर्विसेज के लिए जाना है, आपको सीधे मेडिकल में जाना है, आपको सीधे यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करनी है, आपको सीधे बैंकिंग में जाना है, आपको सीधे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और बच्चा अब तो स्ट्रीम इतनी पहले चुन ली जाती है कि उसको 8वीं से 6ठी से तैयारी शुरू कर देते हैं और इस दौरान उसको भले ही उसका नॉलेज सिस्टम डेवलप ना हो, लेकिन उसको बार बार कहा जाता है कि तुम्हें तो यही करना है। आज जो युवा हमारे साथ हैं उनसे हम इसी पर बात करेंगे कि क्या करियर का वेताल उनकी पीठ पर इतना लाद दिया गया है या लद गया है, उन्होंने खुद ही लाद लिया है कि वो देश के दूसरे पहलू जो हैं कि जैसे पहले आप बीए करते थे, बीकॉम करते थे और आप आगे बढ़ते थे। हालांकि नया एजुकेशन सिस्टम में कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है हम पीछे जा रहे हैं। जो पहले परिचय का एक राउंड फटाफट। मेरे साथ हैं सानिया गंभीर। सानिया, जल्दी से बताइए अपने बारे में। हाँ जी, नमस्कार सर एंड हेलो एवरीवन, आई एम सानिया गंभीर। नमस्कार सर, सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम रागेश्वरी आंजना है, विधि की छात्रा हूँ और एनएसएस की स्वयं सेविका भी। बहुत बढ़िया। हमारे साथ हैं अमीशा। नमस्कार, मेरा नाम अमीशा कछावा है और मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मौसम सिंह। मेरा नाम मौसम सिंह राजपूत है। मैं मूलतः निमाड़ की पावन भूमि खंडवा से हूँ और वर्तमान में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, साथ में लेखक भी हूँ और वक्ता भी हूँ। जी सर। मेरा नाम ध्रुव सिंह राजपूत है। मैं वर्तमान में विधि का छात्र हूँ। जी, थोड़ी गंभीरता सर कम रखिएगा, मुस्कुराइएगा, आप बड़े जोरदार व्यक्ति हैं। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम शुभम झा है। मैंने विधि क्षेत्र में ही शिक्षा ग्रहण की है। विगत 4 सालों से मैं करियर गाइडेंस का जो प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग भारत देश के स्कूल्स और विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ के मैं उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सानिया की तरफ आता हूँ। सानिया, मुझे समझाइए, पहले तो ये बताइए आपने जो किया है, मैं माफ़ कीजिएगा भूल गया, आपने क्या बताया था, आपने क्या किया है एजुकेशन में? जी सर, एजुकेशन में ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में। तो इसके अलावा आप दूसरे विषयों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, देश के कल्चर के बारे में और ज्योग्राफी के बारे में, इन सब के बारे में आप कितना जानती हैं? हाँ सर, इसको मैं सहमत करती हूँ। उतना ज्ञान नहीं है पर मैं अग्री करती हूँ कि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप मानती हैं कि आज के युवाओं पे बड़ा प्रेशर है इसको कि वो आप तो अपनी तरफ आगे बढ़ो? कौन सी चौपाई रामायण की क्या कहती है, इस पे बाद में बात कर लेंगे। अभी तो आप सिर्फ अपने फोकस, अपने करियर को लेकर आगे बढ़ो। हाँ जी सर, ये प्रॉब्लम है और जो प्रिवेल करती है सोसाइटी में। तो ये आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब मुझे बहुत ऑनेस्टली बताइए कि ऐसा होना ठीक है कि नहीं है कि भाई नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? नौकरी तो सबसे पहली चीज़ है ना। तो कितने लोग हैं जो इससे सहमत हैं और कुछ असहमत हों तो वो भी बताएं। सहमत इस बिंदु से मैं ज़रूर हूँ कि नौकरी जो है संपूर्ण व्यक्तित्व का एक पूरा हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर आप केवल आजीविका के लिए किताबों पर निर्भर हैं तो व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि एक आदर्श चरित्र कैसा हो? वो आदर्श चरित्र तब जान पाएगा जब वो पढ़ेगा कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। लेकिन अगर वो उसे केवल बीटेक में वो इंजीनियरिंग कर रहा है, सीएस पढ़ रहा है, तो वो C++ जावा जान पाएगा, लेकिन प्रातःकाल उठ करके दादा दादी के चरणों में जा करके बैठना नहीं जान पाएगा। और ये सब उसने जान लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली तो गड़बड़ नहीं हुई सर? निश्चित रूप से नौकरी मिलना वो एक
स्किल है, एक कौशल है। और अगर वो व्यक्ति ये जान जाता है कि कौशल ही मेरे व्यक्तित्व का एकमात्र अंग नहीं है बल्कि एक अंग जरूर हो सकता है, तो निश्चित रूप से कौशल सीखा जा सकता है और उम्र के किसी भी हिस्से में सीखा जा सकता है। किंतु चरित्र के लिए सबसे बड़ी आयु होती है युवावस्था, तो जो उसे शिक्षा के साथ साथ उसका सूत्र अवश्य मिलना चाहिए। बड़ी सुंदर मनोहारी बातें की हैं आपने, मनोहारी मौसम की तरह। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें तो आपकी अपब्रिंगिंग यानी आपकी परवरिश का हिस्सा होंगी। आपके पेरेंट्स ने ये इनकलकेट किया होगा, ये कैरेक्टर आपके चरित्र में, कि आप शुरू से ही ऐसे थे। परिवार के संस्कार मुझे लगता है सर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम जिस वातावरण में बैठे हैं अगर तो वहाँ क्या हम ऐसा भी नहीं मान सकते सर कि जिन बच्चों में, विद्यार्थियों में नहीं है उनके यहाँ संस्कार नहीं है सर, वो सब आ जाएंगे, फिर घेर लेंगे हमको? नहीं, परिवार का संस्कार तो एक महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन किसी न किसी तरह से अगर उन्हें माता पिता उस बात की स्वतंत्रता भी देते हैं कि आप जो है अपनी रुचि का कोई कार्य कीजिए, किसी की रुचि साहित्य में है, विज्ञान में है, या किसी की रुचि कविता पढ़ने में है, तो वो भी एक संस्कार का हिस्सा है कि माता पिता उसे उस फील्ड की ओर जाने की स्वतंत्रता देते हैं। और जब वो स्वतंत्रता मिलती है, पूछ सकती हैं आपसे कि आपने शेक्सपियर का कोई नाटक पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है सर। कौन सा पढ़ा है आपने? हेमलेट पढ़ा है। वाह। विज्ञान पढ़ते हुए भी एक स्वतः जब संस्कार मिलता है तो संस्कार को रुचि में बदलने में एक थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जब ये आगे और जाएं, अगर थोड़ा सा ये कहें कि आपने शैली को पढ़ा है, उनकी कविताएं कुछ पढ़ी हैं, ये यीट्स को पढ़ा है क्या? जी इलियट को भी पढ़ा है, किट को भी पढ़ा है। क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी हूँ इसलिए मैं हाँ कह सकता हूँ कि मैंने किट्स को भी पढ़ा है, शैली को भी पढ़ा है। हम समझ गए। और जो विधा उनकी मुकम्मल मामला जौन है वो तबाहीन होता है जब व्यक्ति सबके बारे में जानता है, भले ही थोड़ा थोड़ा क्यों ना जाने। कमाल है। अमीषा बहुत मुस्कुरा रही हैं, तो सीधे अमीषा की तरफ चलते हैं। मास कॉम की स्टूडेंट हैं, तो एक पत्रकार तो जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन कहते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा सब जानता है। मुझे बताइए आप कितना सहमत असहमत हैं इस विचार से कि इतना करियर ओरिएंटेड हो जाती हैं कई बार चीज़ें कि आप अपने ही मुल्क को, उसकी संस्कृति को, उसके इतिहास को, उसके कल्चर को, उसकी रवायतों को नहीं समझ पाते? सर अभी जो एजुकेशन है वो एक सर्वाइवल हो गई है कि बस आपको जॉब करनी है। हमारे माइंड में ये चीज़ बचपन से घुसा दी जाती है कि तो क्या करेंगे बेटा फिर, और भजन तो नहीं करेंगे? हाँ भजन नहीं करेंगे पर दूसरी चीज़ें भी हमें पढ़नी चाहिए। हमारा जो उससे हिस्ट्री, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर मैं क्यों पढ़ूं? पर अपने लिए वेलबींग, फॉर वेलबींग के लिए हमें एक, आपको कैसे मालूम वेल बीइंग होती है? सर होती है क्योंकि हम खुद भी जानते हैं कि आपने क्या पढ़ा है ऐसा, जैसा मौसम जी ने बड़ी खूबसूरती से हमको बताया, आप भी हमको कुछ बताइए तो हम भरोसा करेंगे। ऐसे मैंने मॉडर्न एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में पढ़ा क्योंकि ये सब्जेक्ट था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसमें ये था कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन रहती थी वो आपको रिचुअल्स, आपके कल्चर के बारे में, आपका जो धर्म है उन सब चीज़ों के बारे में बताया, मतलब उसके बारे में बताया जाता था। उस टाइम में गुरुकुल शिक्षा थी। उस टाइम में आपको बहुत एक छोटी छोटी चीज़, मतलब आपको ऐसी एजुकेशन मिलती थी कि आप आने वाली जनरेशन को पास कर सको। बट अभी की जो एजुकेशन है वो सिर्फ जॉब के लिए है। अगर मैं सब्जेक्ट भी लूँगी तो ये सोच कर नहीं लूँगी कि ये मेरे आगे के लिए अच्छा है या मैं इसको अपनी आगे। मास कॉम में आप क्या क्या पढ़ रही हैं? मास कॉम में अभी मेरा सब्जेक्ट है रिपोर्ट राइटिंग और साइकोलॉजी है। तो इसमें हम और क्या मिला दें जिससे आप देश और इतिहास के बारे में और अच्छे से जान पाएं? हिस्ट्री होनी चाहिए कुछ, और जो हमारे जो हमारे एक, मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन के बारे में भी एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। क्योंकि जो आज के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, और ये चीज़ें नहीं होने से ही मुझे लगता है कि झगड़ा भी इसी वजह से होता है कि अगर रिलीजन के बीच में कुछ होता है, जब तक हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो हम कैसे सामने वाले को बताएंगे या उनसे बात कर सकेंगे। आपने ये बहुत अच्छी बात कही, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें मध्य प्रदेश के बारे में भी तो बताना चाहिए, छत्तीसगढ़ के बारे में भी तो बताना चाहिए, उन इमारतों के बारे में बताना चाहिए। आप जब लेडी हॉस्पिटल की पास से गुजरते हैं भोपाल में, तो आपको पता होना चाहिए, मिंटो हॉल से गुजरते हैं कि मिंटो हॉल का नाम जरूर बदल गया लेकिन अभी भी मिंटो साहब मौजूद हैं। लेकिन इसका क्या अतीत है इस इमारत का? आप जब अतीत जानते हैं तो आप कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ते हैं उससे। जी, चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन जो थ्योरी है उसको ज़रा समझेंगे तो वहाँ पे एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का जगह मिलती है। तो ऐसा जॉब करना जिसका हमको पैसा मिले, ये रोटी कपड़ा मकान जद्दोजहद तो रहने वाली है क्योंकि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि हम एक स्टेट में रहते हैं, एक नेशन स्टेट में, जहाँ हमको सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सिटीजन बन के रहना है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे एक ब्रिटिश ऑफिसर बन के भारत में आए थे।
तो उनका हिस्ट्री से कोई काम नहीं था, आर्कियोलॉजी से कोई काम नहीं था, बट क्योंकि उनको उनके काम के सिवा इंटरेस्ट था तो उन्होंने भारत की कई विरासत जो हम भूल चुके हैं उसको हमारे समक्ष लेके आए और एएसआई का उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया। तो मेरे हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम के साथ साथ एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि कोट है, एजुकेट men without values and you will make them but clever devils. So yes, I really believe कि education should be holistic and not कि just people end up becoming money making machine. अंग्रेज़ों ने बड़ी चतुराई से हमें अपनी रूट्स से हटाया। उन्होंने उनको लेकर हमारे भीतर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रस्तुत किया। कई रिचुअल्स थे ऐसे जो विकृति बन गए थे, सती प्रथा थी या फिर आप कह सकते हैं अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें थी, लेकिन वो दूर की जा सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको टूल्स की तरह प्रस्तुत करके इस पूरी सब कॉन्टिनेंट के कल्चर को उन्होंने कहा कि ये आप असभ्य लोग हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको ब्रिटिश रोशनी में पढ़ने लिखने की ज़रूरत है और हम आपकी यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे। कोलकाता सबसे पहले इनलाइटेंड होगा, फिर हम चेन्नई आएंगे, फिर हम इलाहाबाद आएंगे और आपको शिक्षित करेंगे, तब आप सभ्य बनोगे। तो ये बड़ी चतुराई है कि अगर आप अपने ही इतिहास को लेकर शर्म से भरते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते। जी, पंकज त्रिपाठी जी ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही थी कि हर बच्चे को 12वीं से पहले किसी लोकल ट्रेन या स्लीपर क्लास में ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। आपने किया? बिल्कुल, मैंने बहुत किया। मतलब उस टाइम पे उन्होंने ये बात नहीं कही थी, मगर हाँ मुझे मौका मिल चुका था उससे पहले ही उस क्लास में ट्रैवल करने का। क्या फ़ायदा हुआ उससे आप? सर मुझे ऐसा लगता है कि इन ट्रेनों में चरित्र निर्वहन के लिए जो चीज़ें जो हम देखते हैं, जो चीज़ें जो स्किल्स रहती हैं, उसमें जो इम्पैक्ट आता है वो कुछ और ही रहता है। मतलब एक इंसान जब अकेले ट्रैवल करता है किसी लोकल ट्रेन में, तो वो जो नज़रिया रहता है उसका, वो जो प्रिविलेज लाइफ होती है वो चेंज हो जाती है थोड़ा सा। रहा अगर इसमें टॉपिक का कि अगर एक किसान का बच्चा अगर किसान नहीं बन पा रहा है, वो अगर बाहर बीएससी एग्रीकल्चर करने जा रहा है कि वो बैचलर करेगा, लेकिन अब वो वापस आके खेत पे नहीं जा सकता है क्योंकि समाज ने इस तरीके से अपनी दृष्टिकोण बना दी है कि अरे तुम्हें तो पिताश्री ने बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, तुम वापस खेत पे आ गए काम करने के लिए। लेकिन इसमें आप क्या फील करते हैं कि आपको लगता है कि वैल्यू सिस्टम से जुड़ी टीचिंग, हिस्ट्री से जुड़ी टीचिंग, ये उसको मदद करेगी बेहतर तरीके से इन चीज़ों से कम आउट करने में, निकलने में? सर एक्चुअली ये वैल्यू टीचिंग जो है वो युवाओं से ज़्यादा जो हमारे जो माँ बाप हैं या रिश्तेदार हैं, वहाँ पे अगर वो युवाओं को समझें या वो अगर उन्हें ज़्यादा इम्बाइब करें, जो वो प्रेशर मेंटेन कर देते हैं करियर का, मतलब युवा तो अपने लेवल पे करता रहता है, लेकिन वो जो रिश्तेदारों से जो प्रेशर आता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सानिया, एक क्विक क्वेश्चन लेता हूँ, इसको किसी और रूप में मत लीजिएगा। आपकी दादी जाहिर तौर पे साड़ी पहनती ही होंगी, वो बहुत प्रिय पहनावा भारत में, इस उपमहाद्वीप में है, लेकिन आप और अमीशा जो पहनती हैं वो आपका अधिकार है, जैसे हमने कोट पहना हुआ है। हाँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज साड़ी पहनने में कोई एक लड़की जो आपकी एज की है, अमीशा की एज की है, अगर उसको लगातार ये चीज़ हो कि नहीं मुझे ट्रेडिशनल, उसको फोर्स किया जाए घर से, तो उसको लगेगा कि ये उसकी स्वतंत्रता पर हमला है? हाँ सर, मैं समझती हूँ कहीं भी जहाँ फोर्स इन्वॉल्व होती है तो लेकिन आपके मन से कितना ये भाव आता है कि आप इस जो ड्रेस आपने पहना हुआ है, आपको लगता है कि सुविधाजनक साड़ी की तुलना में ये है इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया? सर मेरा मानना है इसमें नज़रिया का है। जैसे हमारे लिए कुछ भी अच्छा हो सकता है, अगर हमारा नज़रिया अच्छा है तो हमारे लिए साड़ी भी अच्छी है, हमारे लिए वेस्टर्न ड्रेस भी लेकिन अच्छा आप ये नहीं मानती कि हिस्ट्री के लिए जानने के लिए आपको साड़ी पहनना करके प्रदर्शन भी करना पड़ेगा कि देखो मैं साड़ी पहनती हूँ इसलिए रामायण की चौपाई भी आती, इसकी ये पाखंड हुआ? गंभीर सवाल तो नहीं कर दिया आप? मैंने कर दिया मैंने। अमीशा, आप बोलिए कुछ इस पे जरा। सर मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब साड़ी में ही बता सकते हो कि बिल्कुल सही वो है, आप जींस में भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम के साथ साथ आप ड्रेस, सबका रहता है कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो हमें ये पहनना है। ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जहाँ भी दबाव आएगा तो वो दबाव तो फिर एजुकेशन का हिस्सा ही नहीं है। शिक्षा तो स्वतंत्र करती है, शिक्षा बांधती थोड़ी है जंजीरों। जी सर, आप फोर्सफुली किसी को नहीं कर सकते, ये सबका अपना अंदर से रहता है कि अगर आप एक, इन्होंने सही बात की कि सबका अपना अपना नजरिया होता है। गीता किसने पढ़ी है आपने से अच्छे से? सबने। गीता पे कौन बोल सकता है 5 मिनट 10 मिनट? आप तो बोल ही लेंगे सर।
मौसम तो मुस्कुराएगा ही जी। सर गीता पढ़ी एक दो बार, पर इतना मतलब उसको नहीं हाँ, है, लेकिन पर हाँ। ये जरूरी नहीं है कि जीन्स पहनी हुई कोई लड़की या लड़का गीता के बारे में नहीं बोल सकता बहुत अच्छे से। विवेकानंद भी जब गए थे विश्व धर्म संसद में तो उन्होंने भी ओवरकोट ही पहना था। ऐसा नहीं है कि आप उनसे हमेशा अपेक्षा रखें कि धोती पहनिए और पूरा किसी संत की तरह या किसी सन्यासी की तरह ही रहिए। देखिए सर, इस विषय पे मेरा ये मानना है कि सर्वाइवल के लिए तो सभी काम करते हैं, पढ़ते हैं, सर्वाइवल नेसेसरी भी है, क्योंकि जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन संस्कार, संस्कृति और धर्म को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें शालीनता सिखाती है। वो हमें सिखाते हैं कि कभी हमारे ऊपर कठिनाई आए तो हम कैसे उसका सामना कर सकें। और मेरा ये मानना है कि ये युवावस्था में सीखने का काम नहीं है, बचपन से ही संस्कार बच्चों में डाले जाने चाहिए। बचपन से ही आप उन्हें बताएं कि हमारा इतिहास क्या है कि आप वो तो कमा खा लेंगे, बहुत ज़्यादा भी कमा लेंगे, पर जैसा कहा जाता है कि अगर पेड़ अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा रहता तो वो पेड़ गिर जाता है। तो अपनी जड़ों को हम कैसे पकड़ के रखें, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंस लाइफ में रखता है कि जितना सर्वाइवल अपनी लाइफ में रखता है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि गूगल में जाने वाला भारत का कोई बच्चा इंजीनियर जो है वो वहाँ जाके शिखा अपनी बांधे पहले, फिर नारियल फोड़े अपने सिस्टम के सामने, संस्कृत के मंत्रोच्चारण की, ये भी जरूरी नहीं, ये भी प्रदर्शन ही ये होगा। ज़रूरी नहीं सर, हमारे संस्कार सिर्फ यही नहीं है। हमारे संस्कार ये हैं कि वहाँ पर वो जाए तो अपने समाज का प्रतिनिधित्व किस तरह से वो कर रहा है। क्या करें हम इसके लिए, क्योंकि ये जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, सेल्फ मोटिवेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं है, पेरेंट्स से नहीं है, सोसाइटी से नहीं है। हम यहाँ बैठ के डिबेट कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे लिए मैटर करता है नौकरी, अच्छा पैकेज, अच्छा करियर। कैसे हम युवाओं में ये चीज़ लेकर आएँ कि वो अपने देश के बारे में हर दृष्टि से जाने सारी चीज़ों। यस सर, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी हमारे पास ही है। जैसे हम कह सकते हैं, बी द चेंज यू विश टू सी इन अदर्स। तो आपको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया बदले तो पहले अपने आप में बदलाव लाइए। आप कैसे ला सकते हैं? आप बुक्स पढ़िए, क्योंकि बुक्स आर रियली आर बेस्ट फ्रेंड्स। उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। चाणक्य नीति से हम जीवन जीने का सार सीखते हैं, या बचपन में जाएं तो जराका ज़ेल से हमने बहुत कुछ सीखा है। बीरबल की कहानी हो जाए या कोई भी ऐसी बुक्स हो जाए, हमने सबसे बहुत कुछ सीखा है। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि हमने अगर चेंज लाना है हमें, तो हमें खुद को बदलाव करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी किताबें आपकी विश बुक में हैं कि ये किताबें मैं जल्दी पढ़ने वाली हूँ? यस सर, अभी मेरे पास 8 रूल्स ऑफ लव रखी है बाय जय शेट्टी, तो वो हाँ। मुझे पढ़नी है। पढ़नी है। और भारत के इतिहास या संस्कृति से जुड़ी कोई किताब जो आपके जहन में हो? आई कैन थिंक ऑफ APJ अब्दुल कलाम की जो बुक है, विंग्स ऑफ फायर। हाँ जी, यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए रागेश्वरी, आप कैसे हम इस तरफ बढ़ सकते हैं? सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो निश्चित ही एक ग्लिमर ऑफ होप है हम सबके लिए। साथ ही साथ मेरा मानना है सर कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस उसमें होने चाहिए। साथ ही साथ एक प्रैक्टिकलिटी अगर हो, मान लीजिए अगर हम 10th में पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो वहीं पे कभी संडे को समय निकल के सब बच्चों को किसी पंचायत में लेके जाया जाए, तो आसपास अपने प्रैक्टिकल कुछ देख सके, वैसा होना चाहिए। और सर मेरा मानना है कि 10th के बाद में जब बच्चे पीयर प्रेशर में होते, पेरेंटल प्रेशर में, सोसाइटल प्रेशर में होते, उस जगह पर गवर्नमेंट के एड के साथ में एक काउंसलिंग सेशन हो हर कॉलेज में, जहाँ पे ऐसे लोग जिनका अलग अलग फील्ड्स में एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आके उनको बताए कि क्या आगे वो फील्ड चूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही है और आपकी बात से मेरे दिमाग में ये बात कौंधी कि अयोध्या में जब आप 2024 में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर को देखने जाएं तो वहाँ ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम राम राज्य के बारे में भी समझ सकें, राम के चरित्र को भी बहुत अच्छे से जान सकें, और ये सब वैज्ञानिक तरीके से। क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर विल्सन राम के बारे में बोलते हैं तो पूरा हाल बुद्धिजीवियों से बड़ा या दैट इज़ ट्रू, व्हाट अ रिमार्केबल एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज़ें हम सुनने लगते हैं। और लेकिन जब कोई सन्यासी या कोई वो करते हैं तो हमारा रवैया ये हो जाता है कि अब इतना समय नहीं है। तो ये चीज़ें भी हमारे मंदिरों में, हमारे धर्मस्थलों में होनी चाहिए। कोई गुरुद्वारा है, चर्च है, कोई प्राचीन मस्जिद है, तो उसकी हिस्ट्री भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से और बहुत संतुलित तरीके से हमें बताई जानी चाहिए। ध्रुव जी। सर, मेरा इस विषय में ये मानना है कि सिलेबस को चेंज करने की आवश्यकता हमारे एजुकेशन सिस्टम में अति आवश्यक है, क्योंकि सर
श्री राम की अगर बात की जाए तो वो भी हमारे पूर्वज हैं, वो हमारा इतिहास है, तो इतिहास में उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। उनके बारे में अगर हमें पढ़ाएंगे तो सभी लोगों के मन में राम राज्य की भावना भी आएगी, राम राज्य किस तरह से उस समय क्रियाक्रम चलते थे वो भी आएगा, और उनके संस्कार क्या थे, चरित्र क्या थे, ये भी बच्चों में आएगा। कि इस समय सिलेबस के तले बच्चे इतने दबे जा चुके हैं कि उनके पास समय ही नहीं बच रहा है, तो क्यों ना सिलेबस में ही ऐसे पाठ्यक्रमों को ऐड कर दिया जाए ताकि बच्चे ये सब सारी चीज़ें जानने लगें। झा साहब, बहुत बहुत क्विक आपका रिएक्शन। सर, स्पिरिचुअलिटी को मैं नहीं मानता कि बाकी कितने किस तरीके से देखते हैं। जब महाभारत में श्री कृष्ण जाते हैं और कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखते हैं, तो हम लॉ में मीडिएशन कहते हैं उसे, कि आज भी पंचायती राज में वही काम सरपंच और पंच बैठ के गांव में सुलह कराते थे। वाह वाह। लेकिन अगर आप लॉज में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस देखें तो उसमें मध्यस्थता उस टाइम से आ रही है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ कुछ इस तरीके से हैं कि आपको वो शिक्षा उस तरीके से नहीं बताई गई है जो यथास्थित चली आ रही है। हाँ, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमें प्रभावित होने के बजाय अपना एक रैशनल एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। हम कई बार किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वो कोई बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है। अमिताभ बच्चन ने कहा है, ये विराट कोहली कहते हैं, ये कोई बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, ये कोई पॉलिटिशियन कहते हैं वो, लेकिन ये उनका सच है। आपका सच तब होगा जब वो आपकी ज़िंदगी में उतरेगा। जी मौसम। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम टेक्स्ट को हमारे चिंतन का विषय नहीं बना लेते हैं तब तक वो रेशनल नहीं लगेगा। विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि अमूमन हम विचारधाराओं में बटे होते हैं। एक होता है दक्षिण पंथ, एक होता है वामपंथ। दक्षिण पंथ वामपंथ को पसंद नहीं करता। रामकृष्ण मिशन से प्राप्त की वो जीवनी? जी, रामकृष्ण मिशन से विवेकानंद जी की जो जीवनी प्रकाशित हुई थी, तो विवेकानंद जी ने जो लगातार व्याख्यान दिए, चाहे उनका प्रथम व्याख्यान था शिकागो में 1893 वाला, उस व्याख्यान के बाद जो 5 दिन तक लगातार उनके व्याख्यान हुए, तब उनके व्याख्यान से प्रतीत होता है कि उन्होंने मार्क्स को भी उतने अच्छे से पढ़ा था, हेगल्स को भी उतने अच्छे से पढ़ा था, और तमाम वो विचारधाराएं जो धर्म विरोधी हैं। आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत? जी, भगत सिंह जी। हालांकि वामपंथी सोच के धनी थे, लेकिन उनका जो अध्ययन था वाकई तो अद्भुत रहा। जब हम अपनी विपरीत विचारधारा को भी समझते हैं तो तब हम उसका तार्किक चिंतन, हमारे भीतर चिंतन लगातार होता है। और उसका ये विचारधारा तो पूछी नहीं, तो कौन विपरीत हो गया यहाँ? विचारधारा तो समय के साथ वामपंथियों को पकड़ लिए हैं का? विचारधारा तो समय के साथ लगातार परिपक्व होती है, क्योंकि कहते हैं कि परिपक्वता चिंतन का केंद्र है, परिपक्वता अध्ययन का केंद्र है। बाप रे, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो हमें, हमारे माता पिता को भी ये चाहिए कि प्राचीन समय में, जब आज से लगभग 20-25 वर्ष की बात, हमारे दादा दादी सुनाते थे कि गांव में 4 बुजुर्ग चौपाल पर बैठे हैं, एक बच्चा उनके पास आकर बैठता था तो लोक कथा, लोक कहानियों में सुनाते थे, राम के बारे में सुनाते थे, कृष्ण के बारे में सुनाते थे। मजा आ गया आपसे बात करके। अमीषा, हमें क्या करना चाहिए जिससे युवा अपने इतिहास, अपनी सड़क, अपनी इमारतें, अपनी नदियाँ, अपने पहाड़, उन्हें मालूम हो कि ये हम जिस रेंज से गुजर रहे हैं ये सतपुड़ा रेंज है, ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, इसका महत्व क्या है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं तो क्यों मिलती हैं? सर, इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि खुद में चेंज आना चाहिए, तो अगर इसकी बजाय अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम में ये कंपलसरी कर दे कि आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है, तो इस चीज़ से ये होगा कि जो स्टूडेंट्स जिसकी उसमें रुचि भी नहीं होगी ना, तो वो भी पढ़ेगा, क्योंकि ये उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी तो उन्हें अपने या तो अगर एमपी के बारे में पढ़ा रहे तो उन्हें एमपी के बारे में नॉलेज रहेगा। तो ये हमें सिलेबस में चेंज लाने की ज़रूरत है कि आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट कंपलसरी कर दे कि अगर आप एमपी से है या जिस भी स्टेट से है तो उस स्टेट के बारे में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में आपको स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जा सके। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप कुछ कहना चाह रही हैं रागेश्वरी? कि सर, आपने सतपुड़ा पर्यावरण की बात करें, मेरी विशेष रुचि है पर्यावरण में, तो यहाँ पर एक कथ्य बड़ा प्रचलित है कि यू माइट नॉट बी एन ओरिएंटोलॉजिस्ट और बोटानिस्ट बट यू हैव टू बी अ नेचुरलिस्ट। तो स्पेशलाइजेशन हो ना हो, लेकिन पर्यावरण के प्रति आपका हृदय ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और मैं कल्पना ये भी करता हूँ, आप सब युवा हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ी ताकत के तौर पे अगले 1 दशक में हमारे सामने होगा कि आप अपनी गाड़ी से, कार से या जिस भी माध्यम से निकल रहे होंगे और वहाँ ट्रेन में या बस में भी एआई होगा और वो आपसे अपनी वही मेटेलिक खनक से कहेगा, ये बेतवा नदी है, इसमें इतने गैलन पानी है, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, करने की ज़रूरत है। मज़ा नहीं आएगा।
अगर ये चीज़ हमें पता होगी, जैसे आप राम वन पथ गमन से गुजर रहे हैं और आप उतर के थोड़ी देर के लिए भावना में खो जाते हैं कि राम यहाँ से निकले होंगे, यहाँ कांटा चुभा होगा, यहाँ सीता जी को रोका होगा कि रुको, बैठो थोड़ी देर विश्राम कर लो, तो आपकी आंखें भर आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी आपके साथ आपका मित्र होगा, वो होगा तो इंसानों जैसा ही, सोचता भी शायद वैसा होगा 30-40 साल बाद या और पहले भी। लेकिन वो मज़ा कहाँ है सर, जो इंसान जब सोचता है कि राम ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, श्री कृष्ण ने कितनी कोशिश की कि पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई रुक जाए, इन सारी चीज़ों से आपका क्या भला होगा, ये वाहियात सवाल है, एब्सर्ड एक क्वेश्चन है। आप पढ़ेंगे जब भी, जो भी मीनिंगफुल है, कल्चर से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, जैसा रागेश्वरी ने कहा, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो बढ़िए आगे, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, IAS बनिए, जो मर्जी हो वो बनिए, लेकिन ये भी जानिए कि आप जिस प्रदेश में रहते हैं उसका इतिहास क्या है, आप जिस रास्ते से गुजरते हैं उसका इतिहास क्या है, ये नदियाँ क्या कहती हैं, ये पहाड़ क्या कहते हैं, सब जानिए सर, मज़ा आएगा आपको, आप एक मुकम्मल इंसान बनेंगे। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार एक और युवाओं की ऊर्जावान टीम के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।